देखिए, लोकसभा के मामले में अनुच्छेद 93 यानी 93, उसमें क्या लिखा है? अनुच्छेद 93, इसको एकदम याद रखना आपको। जैसे 79 को याद रखना है ना, वैसे इस 93 को भी याद रखना है। इसमें क्या लिखा है कि लोकसभा अपने में से ही एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी, चुनाव स्वयं करेगी। अपने में से ही, लोकसभा अपने में से ही, यानी लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। स्पष्ट हो गया नहीं? यहां एक एक ही होंगे, दोनों दो दो नहीं होंगे। अच्छा, अपने में से ही यानी जो लोकसभा के मेंबर्स हैं, जो सांसद है लोकसभा से, उनमें से ही अध्यक्ष बन सकता है और उपाध्यक्ष भी उनमें से ही बन सकता है। कोई बाहरी व्यक्ति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं बन सकता है। इसका मतलब ये अपने में से ही। अच्छा, चुनाव स्वयं करेगी लोकसभा। स्वयं से आशय क्या है? लोकसभा से, यानी जो लोकसभा है वो चुनेगी कि कौन अध्यक्ष होगा और कौन उपाध्यक्ष होगा। किसका? लोकसभा का। जो अध्यक्ष बनेगा, किसका अध्यक्ष बनेगा? लोकसभा का अध्यक्ष बनेगा। यानी लोकसभा के पास क्या पावर है कि वो अपने में से, यानी एक अध्यक्ष का चुनाव करती है अपने में से, या अपने जो सदस्य 543 सदस्य है ना लोकसभा के, अभी जैसे कुल 543 से जीत कर वहां चले गए, तो 543 में से ही कोई बनेगा अध्यक्ष। इसी तरह 543 में से ही कोई उपाध्यक्ष बनेगा। और चुनाव कौन करेंगे? वो 543 व्यक्ति ही। समझिए, चुनाव स्वयं करेंगी। तो यहां इसको याद रखना है भाई, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो 93 में है। और इस बात का उल्लेख कहां है कि लोकसभा ही चुनती है अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को। इसका उल्लेख भी 93 में है। और इस बात का उल्लेख कहां है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष केवल लोकसभा के मेंबर ही हो सकते हैं, वो भी 93 में है। इसको याद रखना। अच्छा, ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, वैसे इसको स्पीकर कहते हैं इंग्लिश में, लोकसभा स्पीकर, और उसे कहते हैं डिप्टी स्पीकर उपाध्यक्ष को। तो कई बार एग्जाम में जैसे हिंदी एडिशन में भी ये लिखा हुआ आ जाएगा कि स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कौन करता है, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का चुनाव कौन करता है। तो ये आप याद रखेंगे, अध्यक्ष को स्पीकर भी कहते हैं, उपाध्यक्ष को डिप्टी स्पीकर कहते हैं। अच्छा, हटाना, इनको हटाएंगे कैसे? तो देखिए, इनको हटाने का नियम यह है कि ये जो पहली बात तो ये समझो कि लोकसभा को पावर है हटाने का। जी भाई, जो बना रही है उसी को हटाने का पावर है। समझे ना? क्या स्पेस है यहां पे? जो बना रही, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को बनाती कौन है? लोकसभा बनाती है ना, तो हटाने का पावर भी उसको ही है। भाई किसी कारण से हटाना पड़ गया कि नहीं, ये काम सही नहीं कर रहे हैं, हटाना है, तो अब हटाना है तो लोकसभा ही हटाएगी पहली बात। अच्छा, हटाएंगे तो कैसे? प्रक्रिया क्या है? लोकसभा में एक प्रस्ताव लाया जाएगा, एक संकल्प लाया जाएगा। यानी ये लिखा ना, लोकसभा के तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प या प्रस्ताव द्वारा। संकल्प या प्रस्ताव, रिजोल्यूशन कहते हैं इसको, संकल्प को या प्रस्ताव, यानी एक प्रस्ताव लाया जाएगा, है ना? कि अच्छा, क्या लिखा रहता है प्रस्ताव में? ये लिखा रहता है, कोई भी सदस्य ला सकता है कि लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला को हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है। फिर उस पर साइन होते हैं, सभी की वोटिंग होती है बाद में। तो उसमें नियम क्या वोटिंग वगैरह का, इसको ध्यान से समझे आप कि लोकसभा के तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव ला सकता है कोई भी। अब प्रस्ताव पारित होने के लिए, पारित कब होगा? जब पारित होगा तभी अध्यक्ष हटेगा। तो पारित होने के लिए क्या जरूरी है? कितने वोट उसके पक्ष में पड़ने चाहिए, तब वो पारित माना जाएगा। 1/4 या आधे से अधिक, 3/4, कितने होना चाहिए? 2/3, कितना बहुमत चाहिए उस प्रस्ताव को पारित कराने के लिए? तो क्या लिखा है यहाँ? लोकसभा के तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा। पहली बात तो बहुमत, 2/3 बहुमत नहीं है, 1/3 बहुमत नहीं है, वो 3/4, 2/3 बहुमत नहीं है, 3/4 बहुमत नहीं है, साधारण बहुमत है। यहाँ बहुमत का मतलब, इसको आप ये भी लिख सकते हैं, साधारण बहुमत के साधारण, है ना? साधारण बहुमत का मतलब होता है 50% से अधिक, उसे कहते हैं साधारण बहुमत। तो अच्छा, यहां क्या लिखा फिर? लोकसभा के तत्कालीन कुल सदस्यों।
अब इसको आप ध्यान से समझना, यहाँ थोड़ा इसमें आपको जो पेपर सेटर है वो भ्रमित कर सकता है, यहाँ घुमा देगा आपको। तो इसको समझो, देखो तत्कालीन कुल सदस्यों का मतलब क्या है। मान लीजिए अभी अपन बात करते हैं 17वीं लोकसभा की, अभी 17वीं है ना लोकसभा। अब इसमें मान लो कुल सदस्य हैं 543 है ना, 543 है कुल सदस्य। और एक लिख रहा है वो, यहां क्या लिखा है, तत्कालीन कुल सदस्य। ये तो कुल सदस्य हो गए। और आप ये मानो कि अभी 13 सीट खाली है वहां लोकसभा में, किन्हीं कारणों से। मान लीजिए कुछ सांसद ऐसे हैं जिनकी डेथ हो गई, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया किसी कारण से। तो 13 सीट खाली है। तो वर्तमान सदस्य संख्या है ना, वो है 530। भाई कुल सदस्य लोकसभा एलएस, लोकसभा एलएस का मतलब होता है लोकसभा, शॉर्ट में समझ लेना इसको। एलएस की यानी लोकसभा की कुल सदस्य, यहां लिख दो आप आगे सदस्य संख्या। ये तो 543 है ना। जब 2019 में चुनाव हुआ तो 543 लोग ही तो जीत के आए, 543 सीटें भरी थी उस दिन, तो जब चुनाव हुआ मई 2019 में, है ना। अब क्या हुआ कि इस साल 1 साल हो गया, तो 1 साल के दौरान ये 13 सांसद कम पड़ गए। कम क्यों पड़ रहे हैं कि कुछ ने तो इस्तीफा दे दिया, कुछ जैसे डेथ हो गई कुछ की। तो 530 यानी 13 माइनस है। अब यहां अगर कोई ये बोले कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या तो 543, आज आपसे पूछ रहे कि चलो बताओ लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है, तो 543। और आपसे पूछे कि वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, तो 530 आएगा, क्योंकि 13 सीट खाली है। तो यहां वर्तमान के बजाय क्या शब्द इस्तेमाल किया हुआ, तत्कालीन। यहां क्या लिखेंगे अब, तत्कालीन। तत्कालीन का मतलब ये होता है कि आज कितने सदस्य हैं। सीटें तो 543 है, लेकिन 13 सीटें खाली है, समझे ना। तो तत्कालीन सदस्य संख्या का मतलब ये है कि वास्तव में कितने सदस्य हैं, वहां पोस्ट भरी हुई है, खाली पोस्टें कितनी है, उनको माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो पोस्ट रहेगी, जो सदस्य, जो मेंबर रहेंगे, वो कहलाएंगे तत्कालीन सदस्य। ये तत्कालीन सदस्य संख्या होगी 530। तो अब इसका मतलब समझो, लोकसभा के तत्कालीन कुल सदस्यों के साधारण बहुमत, ये जो तत्कालीन सदस्य संख्या है ना 500, तत्कालीन सदस्य कितने हुए 530, इनका बहुमत यानी 530 का बहुमत का मतलब हो गया, मैंने क्या कहा आपसे, आधे से अधिक। तो ये आधा करेंगे इसको, तो 265 आया ना। अब 200 आधे से अधिक, अब अधिक करने के लिए क्या करेंगे, +1, 266। यानी अगर जैसे इस वक्त ओम बिरला अध्यक्ष हैं, लोकसभा के स्पीकर हैं, उनको हटाना है, और आज मान लो 530 ही है वहां सदस्य कुल इस वक्त, जो तत्कालीन कहते हैं जिसको, तो वो 530 है ना। अब उनको हटाने के लिए जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा लोकसभा में, उसको पारित होने के लिए, पास होने के लिए कम से कम 266 सांसदों का या सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना आवश्यक है, वोट प्राप्त होने आवश्यक है, वहां वोटिंग होती है। तो 266 मत किसके पक्ष में पड़ने चाहिए, इस प्रस्ताव के पक्ष में, जिनको हटाया जाता है, तो ही ये पारित समझा जाएगा। अगर 266 से कम पड़े पक्ष में, विपक्ष में ज्यादा पड़ गए, जैसे 265 ही पड़े पक्ष में, या 264 ही पड़े, 260 ही पड़े, 200 ही पड़े, तो फिर ये क्या माना जाएगा कि प्रस्ताव खारिज हो गया, अस्वीकृत हो गया। और जब प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया, तो फिर ओम बिरला साहब नहीं हटेंगे अपने पद से, समझे आप। यानी तत्कालीन सदस्य संख्या बताया मैंने आपको, यहां ये नहीं देखेंगे कि 543। अब जैसे मान लो इसकी थोड़े अपन तुलना करते हैं, तो आपकी और स्पष्ट हो जाएगा। जब राष्ट्रपति के मामले में क्या नियम है, राष्ट्रपति को जब हटाते हैं तो कुल सदस्य संख्या का बहुमत निकाला जाता है। अगर आज मान लो रामनाथ कोविंद को हटाना हो, लोकसभा अध्यक्ष के बजाय किसको हटाना हो, रामनाथ कोविंद को, तो हटाना हो ना, तो कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, 543 का 2/3 बहुमत। यहां फिर 530 से कैलकुलेशन नहीं करेंगे, उसमें क्या लिखा है, वहां
राष्ट्रपति के मामले में ये लिखा हुआ संविधान में, ये जो तत्कालीन है इसकी जगह लिखा हुआ है कुल। क्या लिखा है? कुल सदस्य। ये तत्कालीन शब्द आएगा ही नहीं। लोकसभा के कुल सदस्यों के फिर 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत होता है कुल सदस्यों का, 2/3 बहुमत, तो राष्ट्रपति हटता अपने पद से। तो यहां पे क्या होगा, फिर अपन 543 से कैलकुलेशन करेंगे। 543 का 2/3, 362 आ गया नहीं है? 362 आएगा। यानी अगर रामनाथ कोविंद को हटाना है तो 362 सदस्य का, 362 जो लोकसभा के सदस्य उनका समर्थन प्राप्त होना चाहिए उस प्रस्ताव या जो महाभियोग जो लाया जाता है, जिसको महाभियोग कहते हैं। बताएंगे आपको विस्तार से राष्ट्रपति जब पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है। तो मैं यहां इसलिए जिक्र किया मैंने राष्ट्रपति का, ताकि आप ये समझो कि तत्कालीन सदस्यों, क्या लिखा है तत्कालीन, यानी आज की तारीख में कितने हैं तत्कालीन कुल सदस्य, आएगा तो कुल ही, तत्कालीन कुल कितने हैं 530 है साहब, और कुल सदस्य कितने 543 है साहब। लेकिन तत्कालीन शब्द आते हैं, इसका मतलब भाई इस वक्त वास्तव में कितने हैं। सीटें तो वहां 543 लिखी हुई है, कुर्सियां तो 543 है, लेकिन खाली कितनी, खाली का मतलब स्कोर स्पष्ट कर देते हैं कि खाली का मतलब ये है 530 तो है, लेकिन वहां वोटिंग के दिन मान लो 515 ही आए। जिस दिन ओम बिड़ला साहब को हटाने की प्रक्रिया जारी है, प्रस्ताव विचाराधीन है, उस पर वोटिंग हो रही है, और मान लो आए लोकसभा में 515 ही, तो फिर क्या इनको हटाने के लिए अब आप ये बताइए मेरे को कि यहां 530 के बजाय 515 का आधे से अधिक चाहिए या 530 का ही चाहिए। तो आप स्पष्ट कर देते हैं आपको, चाहे आए 515 ही, लेकिन तत्कालीन कुल सदस्य संख्या है ना, इसलिए क्या करेंगे कि यहां 515 नहीं होगा। यहां इसको और क्लियर कर देते हैं, यानी 515 आए ना, तो 515/2 नहीं करेंगे। 515 से कैलकुलेशन नहीं होगी साहब, 515 की वोटिंग हुई, चलो 515 का आधा बता दो कितना हुआ, तो 250 और 8 258, इसका मतलब 258 से पास कर दो, 258 का वोट मिलेगा उस प्रस्ताव को, तो वो पास माना जाएगा, यानी बिरला साहब बढ़ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या शब्द लिखा वहां तत्कालीन कुल सदस्य। कुल का मतलब ये है कि चाहे आए नहीं 15, उससे मतलब नहीं है तो सही ना, वो टोटल कितने हैं उस वक्त एब्सेंट जो व्यक्ति होते हैं। अगर यहां कुल नहीं होता मान लो, और यहां होता सदस्य, तत्कालीन सदस्य, कुल शब्द नहीं होता ना, तो फिर अपन 515 से कैलकुलेशन करते हैं। आप समझे मेरी बात? कुल शब्द ये एग्जैक्ट वही लाइन है जो संविधान में लिखी है, वैसी की वैसी मैंने यहां लिखी है, इसलिए इसमें भ्रमित मत होना, एक एक शब्द का बड़ा महत्व होता है। तो आप समझे ना, कुल लिखा हुआ है इसलिए अपन 530 से करेंगे, और 543 से इसलिए नहीं करेंगे कि यहां तत्कालीन भी लिखा हुआ है ना। तो कुल लिखा हुआ है तो अपन क्या करेंगे 530 से कैलकुलेशन करेंगे, और 515 से नहीं करेंगे, 530 से करेंगे। अगर कुल नहीं होता तो अपन 515 से करते, और 543 के बजाय 530 से इसलिए कर रहे हैं कि यहां तत्कालीन लिखा हुआ है। राष्ट्रपति के मामले में तत्काल नहीं होता है, तत्कालीन होता ही नहीं, वहां तो सीधा ही लिखा होता है बस ये कुल सदस्यों। तो लोकसभा के कुल सदस्य है तो वो तो साहब 543 है। फिर तत्कालीन जो शब्द है ना, तो तत्कालीन शब्द आते ही उसका मतलब समझिए ही नहीं समझे आप? आ गया समझ में या कंफ्यूजन है कुछ? अब आगे चलेंगे, हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि साधारण बहुमत, साधारण बहुमत है या 2/3 नहीं है, 2/3 तो उसमें होता है किसमें, राष्ट्रपति के चुनाव में, यहां 2/3 नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या बताया आपको हमने, लोकसभा के तत्कालीन कुल सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा पारित संकल्प या प्रस्ताव द्वारा। अब आपको इसको समझने के लिए ये फिगर याद रखना पड़ेगा, टोटल संख्या अभी 543 है, उसमें जो सीटें खाली 13,
मर गए या जैसे इस्तीफा दे दिया उनकी वजह से 13 आदमी चले गए, 530 है, 530 में से जिस दिन वोटिंग हो रही है 515 ही आ रहे हैं, तो फिर भी अपन कैलकुलेशन करेंगे, इससे नहीं करेंगे, है ना, इससे कैलकुलेशन नहीं होगी, अपनी जो कैलकुलेशन होगी वो 530/2 से होगी, यानी इनको हटाने के लिए कितने चाहिए, 200 +1 बराबर 266। यानी आज अगर ओम बिरला साहब को हटाना है तो कितने चाहिए, 266। वैसे 530 नहीं है, खाली वहां एक ही अभी 542 इस वक्त, एक की डेथ हो रही, बिहार से कोई सांसद है, तो इस वक्त की बात करें, आज जो अपन 20 मई की बात करेंगे तो 543 टोटल, और जो तत्कालीन जो सदस्य संख्या है वो कितनी, यानी आज की सदस्य संख्या 542 है, एक की सीट खाली है, तो वो, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा सा फिगर, मैंने कई बार हो जाता है इसे 10 सीटें खाली चलती है, 5 सीटें खाली चलती है, तो मैंने आपको थोड़ा सा फिगर या कम बताया और उसको एब्सेंटी को थोड़ी संख्या ज्यादा बताइए, आप समझ गए ना, तो ये फिगर याद रखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब आगे चलेंगे, अब इसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये तो प्रक्रिया हो गई प्रस्ताव पास करने की, तो इसमें एक ये भी है कि ये जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है ना हटाने के लिए, लोकसभा में पेश करेंगे, राज्यसभा का या राष्ट्रपति का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, आप समझे ना मेरी बात। अच्छा, सरकार का भी कोई पावर नहीं है, ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बैठे बैठे हटा देंगे कि चलो आज से हटाया जाता है ओम बिरला साहब को, या ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति जी ऑर्डर निकाल देंगे ओम बिरला को आज से पदच्युत किया जाता है, उनके पास भी पावर नहीं है, राज्यसभा के पास भी पावर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर नहीं है, ये पावर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास है, इसको याद रखेंगे। बनाने का पावर भी लोकसभा के पास और हटाने का पावर भी लोकसभा के पास, दोनों के ही मामले में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, और दोनों की प्रक्रिया ये है, यानी उस प्रस्ताव को पारित करने के लिए कितने वोट चाहिए, वो उसकी प्रक्रिया दोनों पे लागू होती है, केवल स्पीकर पे ही नहीं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों पे लागू हो रही है। अच्छा, इसमें एक ये नियम है कि जैसे उसको हटाया जाना है ना, तो हटाने के लिए मान लीजिए प्रस्ताव पेश किया जाना है 15 फरवरी को, है ना, तो अब क्या करेंगे, इसमें नियम ये है कि आपको 14 दिन पहले उस व्यक्ति को, जो भी अध्यक्ष, मान लीजिए ओम बिरला साहब को हटाया जाना है, तो ओम बिरला साहब को सूचना करेंगे पहले, 14 दिन पहले लोकसभा से सूचना दी जाएगी, वहां से, वहां का जो महासचिव होता है, एक आईएएस ऑफिसर होता है, उनके द्वारा के साथ आपके खिलाफ 15 फरवरी को हटाने का प्रस्ताव लाया जाएगा लोकसभा में, और उसमें यह भी लिखा होता है कि आपको क्यों हटाया जा रहा है, उसके पीछे रीजन ये, आप पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं सांसदों द्वारा। तो क्या होता है, यानी कम से कम 14 दिन पहले ओम बिरला साहब को सूचना देंगे लोकसभा के जो अधिकारी वो कि आपको हटाया जाएगा, कम से कम 14 दिन, यानी 15 फरवरी को प्रस्ताव लाया जा रहा है ना, यानी उस दिन मीटिंग, उस पर विचार विमर्श भी होगा और शाम तक वोटिंग हो जाएगी। तो क्या होगा कि 15 को प्रस्ताव आ रहा, तो यानी 1 फरवरी को तो कम से कम 1 फरवरी या उससे पहले उनको बताना आवश्यक है, यानी 14 दिन पहले तो कम से कम बताना ही है। आप चाहो तो 20 दिन पहले ही बता सकते हो, 1 महीने पहले ही बता सकते हो, 1.5 महीने पहले ही बता, जब भी आएगी सब 2 महीने पहले हो, डिसीजन हो गया कि 2 महीने बाद प्रस्ताव लाया जाएगा तो 2 महीने पहले ही बता सकते हो, लेकिन कम से कम 14 दिन पहले तो बताना ही बताना है। 14 दिन की अवधि इनको मिलनी चाहिए। ये क्यों दिया गया है, ताकि इनको वो जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं उनके बारे में ये उपस्थित होंगे, जिस दिन ओम बिरला साहब के खिलाफ प्रस्ताव पे आएगा वहां लोकसभा में, ये भी जाएंगे वहां, समझे ना, ये जाएंगे, तो ये जाएंगे तो इनको बोलने का अवसर दिया जाएगा कि आप पर यह आरोप है, चलो आप इसका स्पष्टीकरण दो कि साहब आपने क्यों, मान लीजिए राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया, विपक्षी सांसद बोलेंगे ना, या क्यों आपने हमारे 4 कांग्रेस के सांसद है, समाजवादी पार्टी के 3 सांसद है, उनको आपने गार्ड बुलवाकर लोकसभा से बाहर निकलवा दिया है, आप चाहे जिसे बोलने देते हैं, जिसको नहीं चाहते हैं उसको नहीं बोलने देते हैं, आप पक्षपात कर रहे हैं, ऐसे कई आरोप होते हैं। तो फिर ये एक एक आरोप का वहां क्या करेंगे, स्पष्टीकरण देंगे कि नहीं मैंने राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया, तो उसके पीछे रीजन ये था, ये ऐसे विषय को बोलना चाह रहे थे जो संसद में जिस पर विचार विमर्श नहीं हो सकता, जैसे जो भी स्पष्टीकरण दे,
उन सांसदों को मैंने इसलिए बाहर निकलवाया कि वो यहाँ अव्यवस्था फैला रहे थे, अनुशासन की सारी सीमाएं तोड़ चुके थे। ऐसा स्पष्टीकरण इनके द्वारा दिया जाएगा। तो हो सकता है कोई सांसद जो पहले इनके खिलाफ मन बना चुका हो हटाने के लिए, इनके खिलाफ वोटिंग करनी है, तो उसका डिसीजन बदल जाए। इसलिए इनको पूरा चांस दिया जाता है कि आप पे जो आरोप लगे हैं उनका स्पष्टीकरण देवे। तो उसके लिए क्या कर देंगे, 14 दिन का समय दे दे ताकि ये तैयार कर सके अपना जवाब। समझे ना? तो 14 दिन पहले सूचना दी जाती है, चाहे अध्यक्ष को हटाने का मामला हो या उपाध्यक्ष को हटाने का मामला हो। अच्छा, इसमें एक ये भी है कि जिस दिन इस पर विचार होगा, प्रस्ताव, मान लो 15 फरवरी को प्रस्ताव आ रहा है, तो 15 फरवरी के दिन लोकसभा की अध्यक्षता ओम बिरला साहब नहीं करेंगे, उस दिन फिर उपाध्यक्ष करेंगे वहां। और उपाध्यक्ष भी नहीं है तो फिर उसमें एक पैनल होता है 10 आदमियों का, एक लिस्ट बनी रहती है, तालिका होती है उसमें, अभी जैसे बनी हुई इस वक्त 10 आदमी है उसमें, तो 10 सांसदों के नाम होते हैं कि वो नहीं तो वो नहीं तो वो, सारे तो एब्सेंट रहने से रहे। तो वो फिर उस पैनल में मेरिट लेवल पे जो जैसे पहले नंबर वाले को कभी आप करो अध्यक्ष, अच्छा वो भी नहीं आए आज, तो दूसरे नंबर वालों से कहा जाता है कि आपका नाम है लिस्ट में दूसरा, आप करो, तो वो भी नहीं, चलो तीसरे करो, तो इसे वो पैनल में से करेंगे। या उपाध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष कर लेंगे, और उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव है तो अध्यक्ष करते ही है। कहने का मतलब ये है कि यदि अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, उस दिन लोकसभा की अध्यक्षता वो अध्यक्ष नहीं करेंगे, ओम बिरला नहीं करेंगे। ओम बिरला इधर सामने उस अध्यक्ष की सीट पर नहीं बैठेंगे, वो सामने दूसरे सांसदों के साथ ही बैठेंगे एज सांसद। अच्छा, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इस्तीफा अगर देना चाहे तो किससे देंगे? अगर उनके दिमाग में आए कि मुझे तब ये इस पोस्ट पर नहीं रहना है, इसको छोड़ना है, त्यागपत्र देना, तो किसको देगा? अध्यक्ष यानी स्पीकर तो देगा त्यागपत्र उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष देगा अध्यक्ष को। ठीक है। दूसरी बात, लिखित में देंगे त्यागपत्र, लिखित में संबंधित को संबोधित करते हुए, जैसे अध्यक्ष दे रहे हैं उपाध्यक्ष को, तो लिखेंगे उपाध्यक्ष महोदय, मैं अध्यक्ष लोकसभा के स्पीकर पद से इस्तीफा आपकी सेवा में पेश कर रहा हूं, कृपया स्वीकार करें इसको, और नीचे साइन होंगे ओम बिरला स्पीकर लोकसभा। तो ऐसे लिखित में दिया जाता है, ऐसा नहीं मौखिक फोन पे कह दिया साहब मेरा इस्तीफा आज से, ऐसे नहीं मानते, लिखित में देना होता है, और एक दूसरे को देते हैं। चलो, वेतन भत्ते, वेतन भत्ते क्या होता है कि वेतन तो आप जानते हैं जो फिक्स सैलरी मिलती है। एक भत्ते होते हैं जैसे विदेश यात्रा पे गए साहब, अध्यक्ष महोदय लोकसभा स्पीकर जाते रहते हैं विदेश यात्रा पे, या डोमेस्टिक यात्रा घरेलू यात्रा पे भी जाते हैं, विदेश यात्रा पे भी गए, तो वहां रहने करने का, होटल का खर्चा, आने जाने का, हवाई जहाज का किराया, वो सब सरकारी यात्रा पे जो जाते हैं ना, प्राइवेट में नहीं, जो प्राइवेट यात्रा तो फिर वो तो जेब से देना होता है, सरकार की यात्रा पर गए तो फिर सरकारी यात्रा में क्या होता है, सरकार से पैसा दिया जाता है। इसके अलावा इनको टेलीफोन का खर्चा है, रेजिडेंस का खर्चा है, रेजिडेंस दिया जाता है, रेजिडेंस नहीं है तो फिर किराया दिया जाता है, और गाड़ी दी जाती है, पेट्रोल डीजल का भत्ता सारा वो सरकार देती है। तो ये भत्ते होते हैं। अब यहाँ आपको ये ध्यान क्या रखना है, कुछ बारीकियां हैं जहां पेपर सेटर आपको घेर लेगा। यहाँ कैसे घेरेगा, आपसे पूछा जाएगा कि चलो बताइए वेतन भत्ते का निर्धारण कौन करेगा, तो संसद निर्धारित करती है। हमने आपको अनुसूचियां पढ़ाई तब बताया था कि अनुसूची 2 में भी वेतन भत्तों का उल्लेख है, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का, लेकिन वहां ये लिखा है कि यदि संसद निर्धारित नहीं करती है तो जो संविधान सभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को वेतन भत्ते मिलते थे वही नई नया संविधान लागू होने के बाद जो लोकसभा अस्तित्व में आएगी उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष को वेतन भत्ते मिलेंगे, या फिर संसद निर्धारित करे, ऐसा उन्होंने उसमें लिखा हुआ है। तो अभी क्या होता है कि संसद निर्धारित करती है भारत में, है ना, तो संसद निर्धारित करती है, तो यहां संसद को समझ लो कंसेप्ट को, सीधा नहीं है शब्द। यहां ये नहीं लिखा है कि भाई लोकसभा करेगी निर्धारित। आप कहोगे साहब बनाती अध्यक्ष को लोकसभा है, हटाती भी लोकसभा, ये वही सुपर पावर है, तो फिर वेतन के मामले में दूसरे का हस्तक्षेप कैसे है, वो भी लोकसभा के होगा पास, उसके पास ही होगा पावर, उसके पास नहीं है अकेले के पास। वेतन भत्ते निर्धारित करने का पावर संसद के पास है। संसद का मतलब है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों ही संयुक्त रूप से मिलकर करते हैं, अधिनियम कानून बनाकर, प्रस्ताव लाकर, समझे। यानी स्पीकर का वेतन प्रधानमंत्री तय नहीं करेंगे, वित्त मंत्री तय नहीं करेंगे, या अकेली लोकसभा तय नहीं करेगी, अकेली राज्यसभा तय नहीं करेगी, या राष्ट्रपति जी तय नहीं करेंगे, कौन करेंगी, संसद तय करेंगी। संसद याद रखना है। दूसरी बात, लोकसभा अध्यक्ष को
वो दो पोस्ट में होता है लोकसभा अध्यक्ष। एक पोस्ट तो होती है सांसद की और एक पोस्ट होती है अध्यक्ष की। तो सांसद के वेतन और भत्ते भी मिलते हैं और लोकसभा अध्यक्ष के नाते यानी अध्यक्ष के वेतन भत्ते भी मिलते हैं, दो दो वेतन भत्ते मिलते हैं। समझे आप मेरी बात? अब उसमें क्या भाई मिलना अच्छा सही है ना, उचित भी तो है ना। अपन देखते हैं जैसे ओम बिरला भी स्पीकर है लोकसभा के और राजस्थान से कोटा से हैं, कोटा उनका निर्वाचन क्षेत्र है, कोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से वो जीत कर गए हैं, तो कोटा उनका आना जाना रहता है। मान लो अभी कुछ दिनों पूर्व आपको मालूम होगा एक ट्रेजेडी हुई थी कोटा में, जेके लोन अस्पताल में 100 बच्चे मर गए, बच्चे मर गए। अच्छा बिरला साहब दिल्ली थे, उनको पता लगा कि साहब ऐसे 100 बच्चे मर गए हॉस्पिटल में बहुत कम अवधि में ही, तो उनको बड़ी चिंता हुई। वो आए, इसलिए हुई कि उनका निर्वाचन क्षेत्र है, उनके वोटर हैं वो सभी, उन्होंने उनको उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वहां संसद में, उन्होंने उनको जिताकर भेजा वहां से, तो चिंता करना स्वाभाविक भी है। तो वो आए वहां कोटा, आए हॉस्पिटल भी जाके आए, वहां भी व्यवस्थाएं देखी भी ऐसा क्या हुआ है, क्या कमियां है, क्या खामियां हैं। इसके अलावा जिन माँ बाप के बच्चों का देहांत हुआ था उनके घर भी गए, उनसे भी उनके प्रति भी सहानुभूति व्यक्त की। तो ये जो टूर किया ना उन्होंने, कोटा में घूमना फिरना, जैसे बच्चों के माँ बाप के वहां गए या हॉस्पिटल गए, ये किस हैसियत से किया? एज ए सांसद, वो सांसद होने की वजह से आए थे यहाँ हॉस्पिटल में या बच्चों के माँ बाप से मिलने इसलिए गए थे और उन्होंने चिंता इसलिए व्यक्त की थी। अगर इनकी जगह मान लो अध्यक्ष कोई और होता, मान लीजिए कोई मध्य प्रदेश से स्पीकर होता लोकसभा का, तो वो नहीं आता कोटा, उसको क्या लेना देना यहाँ का कोटा से। ये इसलिए आए थे, इनका निर्वाचन क्षेत्र, यानी ये जो काम किया उन्होंने, कोटा जब भी बार बार आते रहते हैं, तो वो जो आते हैं वो किस हैसियत से आ रहे हैं? सांसद की हैसियत से। तो सांसद के रूप में भी तो काम कर रहे हैं ना, घूमे वो भाई, हॉस्पिटल भी गए, दिल्ली से यहाँ आए कोटा, तो वहां का भी आने जाने का किराया है, वो है, तो वो कौन देगी? सरकार ही देगी ना, और सांसद के रूप में देगी, यहाँ अध्यक्ष के रूप में नहीं आ रहे हैं वो, तो सांसद के रूप में भी वो काम कर रहे हैं, तो सांसद के रूप में भी वेतन और भत्ते मिलेंगे उनको। और अध्यक्ष के रूप में तो जब दिल्ली में रहते हैं वहां लोकसभा में, तो अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं कि लोकसभा में डिसिप्लिन बनाए रखना, शांति व्यवस्था कायम रखना, किसको बाहर करना है, किस सांसद को बाहर करना है, किसी को वहां से मान लीजिए निलंबित करना है, किसी को नीचे बैठाना है कि नहीं बोलोगे नहीं, किसी को परमिशन देनी है बोलने की, ये सारी व्यवस्था बनाए रखने का जो काम है वहां, वो किस रूप में कर रहे हैं? लोकसभा स्पीकर के रूप में। तो दो काम हो गए उनके, एक तो कोटा में जब वो घूमते हैं तो सांसद के रूप में कार्य हो गया, और उधर जब दिल्ली में जो लोकसभा में काम कर रहे हैं वो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में हो गया, तो वेतन भत्ते भी दोनों ही मिलेंगे। समझ गए आप? ये याद रखेंगे, और संसद निर्धारित करती है। नंबर 3 इधर चलेंगे। अब यहाँ कुछ फैक्ट्स हैं। अच्छा एक मैं पहले आपको बता दूं, कार्यकाल की थोड़ी क्लेरिफिकेशन कर देते हैं आपको, कि जो लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल है ना, जनरली आपसे पूछेंगे या किसी से पूछेंगे, ये कहते हैं साहब जितने समय तक लोकसभा चलती है तब तक लोकसभा अध्यक्ष रहता है, लोकसभा खत्म हो गई 5 साल में खत्म हो जाती है, लोकसभा अपनी पहली बैठक से लेकर 5 साल की अवधि तक बनी रहती है, उसके बाद खत्म हो जाती है स्वतः ही। तो लोकसभा अध्यक्ष की पोस्ट भी खत्म हो जाती, उनकी सीट भी जाती रहती होगी, ऐसा नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष तब तक रहेंगे जब तक नई लोकसभा गठित नहीं हो जाती है। जो नई लोकसभा आएगी आगामी, उस लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पूर्व तक अध्यक्ष बने रहेंगे। ये अध्यक्ष कहलाएंगे, इनका पदनाम अध्यक्ष ही रहेगा, स्पीकर रहेगा। हालांकि सांसद तो सब घर जा चुके हैं, लेकिन अध्यक्ष रहेंगे, क्योंकि लोकसभा अपने आप में एक बड़ा ऑफिस है, वहां आईएएस ऑफिसर्स हैं, महासचिव वगैरह और नीचे का स्टाफ है, वो सारा रोज काम चलता है वहां लोकसभा का, एक मान लो अलग से डिपार्टमेंट टाइप है वो, तो वहां के इंचार्ज ये होते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि सांसद नहीं रहे तो वो ऑफिस ही खत्म हो जाएगा, ऑफिस का काम तो चलता रहता है। तो क्या होता है कि इसलिए इनको भी वहां बना रहना होता है, तो इनकी पोस्ट बनी रहती है। जब नई लोकसभा गठित होती है, तो नई लोकसभा की मान लीजिए पहली बैठक 14 फरवरी को है, तो 14 फरवरी को सुबह 11 बजे बैठक शुरू होगी ना, कि 11 बजे ठीक पहले तक तो अध्यक्ष वही कहलाएंगे, ओम बिरला ही। और 11 बजे क्या होगा, फिर नया अध्यक्ष आ जाता है, यानी इनका कार्यकाल क्या हुआ, नई लोकसभा के गठन से ठीक पूर्व तक, यानी जो नई लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पूर्व तक। समझ गए आप? तो वो बैठक हो रही है 14 फरवरी को 11 बजे, तो 11 बजे से पहले तक अध्यक्ष को रहेंगे। अच्छा दूसरी बात, फिर वहां अध्यक्ष, आप कहोगे साहब फिर हाथों हाथ अध्यक्ष कहां से आ जाएगा, पहली बैठक हो रही है
अभी शपथ ही नहीं हुई सांसद होगी, फिर स्पीकर कहां से आ जाएगा? स्पीकर का तो चुनाव होता है। अभी जो लोग चुनाव करेंगे वो बने ही नहीं, अभी सांसद वो चुनाव कैसे कर लेंगे? तो इसमें नियम क्या है, एक शब्द याद रखना आप, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम शब्द का मतलब होता है अस्थायी अध्यक्ष। ये 2-3 दिन के लिए बनाया जाता है, इसको बनाते हैं राष्ट्रपति जी। और इसका क्या कार्य होता है, देखो हमने क्या बताया था आपको कि जो सांसद होता है उसको शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति जी करते हैं, या वो अपने किसी व्यक्ति के माध्यम से करते हैं। जिस व्यक्ति के माध्यम से करते हैं वो व्यक्ति ये कहलाता है प्रोटेम स्पीकर। तो वो क्या करते हैं, जब नई लोकसभा की पहली बैठक होती है उस बैठक में देखते हैं कि सबसे ज्यादा जीतकर आया हुआ कौन सा सांसद है, यानी ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अब तक सबसे ज्यादा एमपी बना है, उसको परिपाटी रही है ये, तो उसको क्या करते हैं, प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं, अस्थायी स्पीकर 2-3 दिन के लिए। उसका कार्य क्या होता है कि जो नए सांसद जीत के आए ना 543 में से एक वो हो गए, तो उनको तो राष्ट्रपति दिलाएंगे शपथ, प्रोटेम स्पीकर को तो सांसद की शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति जी, और बाकी जो 542 सदस्य बचे उनको शपथ दिलाएंगे ये प्रोटेम स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर के 2 काम हो गए, एक तो जो नए सांसद आए उनको उस पद की शपथ दिलाना, और दूसरा काम जिस दिन जो इस शपथ का कार्यक्रम काम होता है ना 2 दिन चलता है, ये 2 दिन में शपथ हो जाती है। उसके बाद तीसरे दिन स्थायी अध्यक्ष का चुनाव होता है, तो वो चुनाव भी इनकी अध्यक्षता में होता है, ये इनकी देखरेख में होता है, उस दिन अध्यक्षता यही करते हैं। तो मान लीजिए तीसरे दिन स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हो गया ना, तो स्थायी अध्यक्ष का चुनाव होते ही फिर प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म हो जाता है, वो एक साधारण सांसद रह जाते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर 2-3 दिन तक ही रहते हैं। ये याद रखेंगे कि पहली नई लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, प्रोटेम स्पीकर, न कि पहले वाला स्पीकर। यहां कंफ्यूजन क्या होता है स्टूडेंट को, साहब पहले वाला ही करेगा, पहले वाला नहीं करेगा, नया करेगा, नया भी स्थायी वाला नहीं करेगा, वो तो बना ही नहीं, एक अस्थायी होता है बीच में, उसे कहते हैं प्रोटेम स्पीकर, वो अध्यक्षता करता है। अच्छा, इसमें आप चले कुछ फैक्ट्स जो आपको याद रखने हैं। देखो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जो पहले स्पीकर है भारत में, पहली लोकसभा बनी थी ना अपने 1952 में, प्रथम लोकसभा गठन हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर कहते हैं इनको। अच्छा, प्रथम प्रोटेम स्पीकर भी यही थे। उस समय क्या हुआ कि प्रोटेम स्पीकर इनको बनाया गया, तो बाद में नेहरू जी ने कहा चलो प्रोटेम स्पीकर आप हो, आपको स्थायी अध्यक्ष बना देते हैं, तो स्थायी रूप से अध्यक्ष भी इनको बना दिया, इसलिए प्रथम प्रोटेम स्पीकर भी यही कहलाते हैं भारत के, और प्रथम लोकसभा के स्पीकर भी यही कहलाते हैं। अच्छा, दूसरा वर्तमान में ओम बिरला साहब हैं और राजस्थान के कोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद है, और इनके मामले में एक बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि ये केवल दूसरी बार ही एमपी बने हैं, दूसरी बार ही लोकसभा में पहुंचे हैं, इससे एक बार पहले गए हैं। और आज तक का इतिहास रहा है हिंदुस्तान की लोकसभा का कि 2 बार जीतने वाले, एक बार बनाया था बीच में, बाकी ज्यादातर मैटर में क्या होता है कि जो कई बार जीत के आया हुआ होता है उस सांसद को बनाते हैं अध्यक्ष, तो इनको 2 बार में बना दिया, ये बड़ी उपलब्धि है और राजस्थान के लिए। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से अब तक 2 स्पीकर रह चुके हैं, एक बलराम जाखड़ थे जो सीकर से सांसद हुआ करते थे, ये अध्यक्ष रहे हैं स्पीकर राजस्थान से पहले लोकसभा के स्पीकर, और दूसरे अभी ओम बिरला साहब बने हैं। अच्छा, एक बात प्रथम उपाध्यक्ष, तो प्रथम उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो यानी 1952 में जो पहली लोकसभा गठित हुई थी उसके उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम अयंगर, ये थोड़ा जटिल है नाम, इसको याद रखेंगे। अच्छा, वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो अभी किसी को बनाया ही नहीं गया है, रिक्त है, क्योंकि संविधान में कहीं ये नहीं लिखा है कि लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव कब किया जाएगा या कब तक करना चाहिए। वहां तो सिर्फ एक ही लिखा है कि एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष का चुनाव स्वयं करेगी लोकसभा, कि ये अनुच्छेद 93 में लिखा है। आप ये ध्यान रखना, यहाँ अनुच्छेद 93 में सिर्फ यही लाइन लिखी हुई है, नीचे वाली उसमें नहीं है ना। तो आपको क्योंकि हम जैसे आरएस वालों को पढ़ाते हैं या और जो आईएएस वालों को पढ़ाते हैं तो उसमें तो फिर एक एक का अनुच्छेद भी बताना होता है, लेकिन आपके एग्जाम का जो स्टैंडर्ड है उसके अनुसार यही सफिशिएंट है। आपको सिर्फ अनुच्छेद 93 में याद रखना कि उसमें ये चीज लिखी हुई है, बाकी इनका संबंध किस अनुच्छेद से है आपको उस जमाने में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट्स की पूर्ति बस इससे ही हो जाएगी। अच्छा, तो हमने क्या कहा आपसे कि इसमें अवधि कहीं निर्धारित नहीं है,
अवधि निर्धारित नहीं है ना, कहीं कहां लिखा है कि लोकसभा अपने में से एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष का चुनाव इतने दिनों में करेगी, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो इसलिए भी उपाध्यक्ष का चुनाव किया ही नहीं, जबकि आप देखते हो साल भर हो गया लोकसभा बने हुए, लेकिन अभी तक भी क्या नहीं हुआ, उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ। अच्छा, इस जो 17वीं लोकसभा है इसके प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार थे, अगर आप जानना चाहें। और एक आपको बता देते हैं कि ये जो लोकसभा अध्यक्ष रही ना अब तक, उसमें महिला कितनी रही, 2 महिलाएं रही है, एक तो मीरा कुमार और एक रही है सुमित्रा महाजन। 2 महिलाएं अभी अध्यक्ष पद पर रह चुकी है लोकसभा स्पीकर के पद पे, ठीक है।